पूर्वोत्तर भारत का भूगोल आपका ध्यान आकर्षित करता है। आपके पास यह विशाल, अशांत लाल नदी है, जो खड़ी, खामोश नीली पहाड़ियों से टकरा रही है। इस चरम वातावरण ने जीवन के ऐसे रूपों को आश्रय दिया है जो व्यावहारिक रूप से प्रागैतिहासिक दिखते हैं। उपमहाद्वीप में लगभग कहीं और की तुलना में यहाँ लंबे समय तक जीवित रहने के लिए बने हुए हैं। और यहाँ मानव इतिहास भी उतनी ही गहराई से निहित है। असम कहे जाने से बहुत पहले इस क्षेत्र को प्रज्योतिषपुर, पूर्वी ज्योतिष का शहर और बाद में कामरूप के नाम से जाना जाता था। नरकासुर और भगदत्त जैसे राजाओं को सीधे महाभारत में लिखा गया है और उनकी विरासत को कामाख्या मंदिर जैसे स्थलों पर पत्थर में उकेरा गया है। 7वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। चीनी यात्री जुआनजांग ने एक प्रमुख आध्यात्मिक और राजनीतिक नेटवर्क के केंद्र में पनपने वाली एक परिष्कृत राजधानी का दस्तावेजीकरण किया। विद्वानों से भरा एक आध्यात्मिक केंद्र इतिहास के कुछ सबसे आक्रामक सैन्य साम्राज्यों के लिए अंतिम लक्ष्य कैसे बन जाता है। इस नक्शे को देखो। ब्रह्मपुत्र घाटी ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच घिरी हुई है, जो भारतीय उपमहाद्वीप को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला एक एकवचन महत्वपूर्ण राजमार्ग बनाती है। इस विशिष्ट भूगोल ने भूमि को एक उच्च दांव अड़चन में बदल दिया। उपजाऊ भूमि की इस संकरी पट्टी को नियंत्रित करें और आप व्यापार, धन और पूर्व तक पहुंच का आदेश देते हैं। उस भौतिक वास्तविकता ने गारंटी दी कि यहाँ रहने वाले लोगों को अगले 600 वर्षों तक अपने अस्तित्व के लिए लड़ना होगा। 1228 में चाओलुंग सुखाफा नाम के एक राजकुमार ने वर्तमान म्यांमार से पहाड़ों को पार किया। उन्होंने अहोम राजवंश की स्थापना की, एक ऐसा साम्राज्य जो ब्रह्मपुत्र घाटी पर लगातार 6 शताब्दियों तक पूर्ण शक्ति रखेगा। लेकिन सुकफा की असली शक्ति आत्मसात करने से आई 15वीं और 16वीं शताब्दी तक। आध्यात्मिक नेता श्रीमंत शंकर देव ने घाटी में अपने नव वैष्णव आंदोलन का प्रसार किया। यह साझा सांस्कृतिक और धार्मिक नींव अलग अलग जनजातियों को एक एकीकृत अस्मिया पहचान में बांध देती है। वह आंतरिक स्थिरता अत्यधिक धन और परिष्कार लेकर आई। आप इसे रंगर जैसी संरचनाओं में देख सकते हैं। अपने विशाल ईंट के मेहराबों के साथ यह एशिया के सबसे पुराने जीवित खेल मंडपों में से एक है। लेकिन धन ध्यान आकर्षित करता है। 1600 के दशक तक उपमहाद्वीप की प्रमुख सैन्य महाशक्ति मुगल साम्राज्य ने घाटी को पूरी तरह से निगलने के लिए दृढ़ संकल्पित करते हुए पूर्व की ओर अपनी जगह स्थापित की। 17 बार कोशिश करेंगे और 17 बार अहम्स ने मुगल युद्ध मशीन को उसके ट्रैक में मृत होने से रोकने के लिए अपनी गहरी एकीकृत संस्कृति और क्रूर गुरिल्ला रणनीति का लाभ उठाया। ब्रेकिंग पॉइंट 1671 में आया। मुगल ने नदी के ऊपर एक विशाल नौसैनिक पेरा भेजा। अहम कमांडर लशित बोरफुकन पूरी तरह से अधिक संख्या में थे। बोरफुकन ने भूमि युद्ध से परहेज किया। उन्होंने पीछे हटने का नाटक किया। मुगल नौसेना को ब्रह्मपुत्र के सबसे संकरे बिंदु सारिगत में धकेल दिया। अड़चन के अंदर भारी जहाजों ने गतिशीलता खो दी। साराव की लड़ाई ने पूर्वी सीमा को स्थायी रूप से सुरक्षित कर लिया। मुगलों ने कभी असम पर विजय प्राप्त नहीं की और अहोम साम्राज्य ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी। उस रक्षात्मक दीवार को आखिरकार टूटने में 1.5 सदी का और समय लगा। 1817 और 1000 के बीच पड़ोसी बर्मा से विनाशकारी आक्रमणों की एक श्रृंखला ने अहोम सेना को अपंग कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य बर्मी लोगों को पीछे हटाने के लिए फंस गया, जिसके कारण यांडाबो की 1826 संधि हुई। लेकिन असमी लोगों को इस पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। संधि ने उनके संप्रभु क्षेत्र को सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में सौंप दिया। उपनिवेशवादियों ने घाटी का मूल्य देखा। सबसे पहले वाणिज्यिक चाय की खोज, फिर डिगबॉय में खनिज तेल। इस क्षेत्र का आक्रामक रूप से औद्योगिकरण किया गया था। इस बदलाव ने एक संप्रभु रणनीतिक किले को एक विशाल वस्तु स्रोत में बदल दिया। चाय और तेल के लिए औद्योगिक बुनियादी ढांचे की अचानक आमद ने घाटी को स्थायी रूप से ब्रिटिश वैश्विक व्यापार नेटवर्क में एकीकृत कर दिया। जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की, तो नई सरकार को एक विशाल, कृत्रिम रूप से फूला हुआ प्रांत विरासत में मिला। एक प्रशासनिक बैनर के तहत दर्जनों अलग अलग जनजातियों को समूहित करके औपनिवेशिक मानचित्र ने एक भू-राजनीतिक प्रेशर कुकर बनाया। अगले 4 दशकों में वह विशाल क्षेत्र टूटने लगा, क्योंकि विभिन्न समुदायों ने अपने स्वयं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। एक एक करके मूल सीमाओं से नए राज्यों को उकेरा गया। नागालैंड 1963, मेघालय 1972 और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों 1987 में हैं। पूर्वोत्तर स्वदेशी समूहों के अविश्वसनीय रूप से उच्च घनत्व का घर है, जिनमें से प्रत्येक में प्राचीन, गहराई से आयोजित परंपराएं हैं, जिन्हें आसानी से एक केंद्रीकृत पहचान में अवशोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे असम की सीमाएं सिकुड़ती गईं, असम की मुख्य आबादी ने अपने राजनीतिक प्रभाव को कम होते देखा।
एक गहरी बढ़ती चिंता ने पकड़ लिया कि उन्हें ठीक उसी घाटी में व्यवस्थित रूप से हाशिए पर रखा जा रहा था जिसका उन्होंने सदियों से बचाव किया था। यह चिंता 1969 में उबल गई अवैध आप्रवासन और जनसांख्यिकीय विस्थापन के डर से प्रेरित होकर लाखों लोग लामबंद हो गए। लगातार 6 वर्षों तक एक बड़े पैमाने पर छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह ने राज्य को पंगु बना दिया। इसे असम आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा, जिसने अंततः संघीय सरकार को असम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मेज पर आने के लिए मजबूर किया। एक राजनीतिक समझौता जो विशेष रूप से स्वदेशी आबादी की पहचान करने और उसे बचाने के लिए समर्पित है। जब आप बारीकी से देखते हैं तो आधुनिक विरोध ठीक उसी प्रेरणा को प्रतिध्वनित करते हैं जो लचित बोरफुकन के सरिगत में नदी पर खड़े थे। यह लोगों की एक निरंतर 600 साल की रेखा है जो अपनी सीमाओं या अपनी संस्कृति को छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। असम का इतिहास इसके भूगोल से परिभाषित होता है। साम्राज्यों और व्यापार मार्गों के चौराहे पर फंस गया। यह खुद को परिभाषित करने के लिए लगातार लड़कर बच गया है। यह एक जीवित सांस लेने वाला किला है जिसने समय, उपनिवेशीकरण और भूगोल का सामना किया है, मानचित्र पर अपने अद्वितीय स्थान की रक्षा के लिए।